हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश भारत का क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो चुका था। प्लासी बक्सर के युद्ध हो चुके थे, बंगाल उनके कब्जे में आ गए थे। तो अब उनके अन्य जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनके साथ क्या नीति रहेंगी, तो आज ये टॉपिक पूरा हमारा इसमें रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंध के साथ देखते हैं, सिंध के साथ देखेंगे, उसके बाद यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ देखेंगे, नेपाल के साथ देखेंगे, वर्मा के साथ देखेंगे। तो इस तरह से ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम सिंध की बात करते हैं। सिंध बलूची अमीरों के अधीन 3 भागों में विभाजित था। सिंध कौन कौन सा? हैदराबाद, मीरपुर, खैरपुर, ये था सिंध। सिंध के अमीरों के साथ कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के समय 1809 में एक शाश्वत मित्रता की संधि की तथा यह निश्चय हुआ कि वह फ्रांसीसियों को सिंध में बसाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। 1831 में अलेक्जेंडर बंस ने सिंधु नदी के सर्वेक्षण अभियान का नेतृत्व किया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान लॉर्ड एलनबरो ने भेजा था। अलेक्जेंडर वंश की नौकाओं को देखकर एक सैयद ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंध अब गया, क्योंकि अंग्रेजों ने सिंधु नदी जो विजय का राजमार्ग है उसे देख लिया है। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिक को सिंध को आधा आधा बांटने का सुझाव दिया था, और जिसे कंपनी ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। 1832 में कर्नल पोंटीगर ने सिंध के अमीरों के साथ नई व्यापारिक संधि की। 1832 में कर्नल पोंटीगर के साथ की गई संधि को पुनः 1838 में दोहराया गया, और उसमें विस्तार करते हुए सिंध के अमीरों ने सिंध यानी कि हैदराबाद में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखने की अनुमति दी, जिससे अमीर कंपनी के जो है संरक्षण में चले गए। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि यह संधि, जिसके द्वारा एक भरा हुआ गोला अमीरों के महल में रख दिया गया, जिसे जब चाहो उनका ध्वंस जो है करने के लिए विस्फोट कर दो। अफगानिस्तान प्रश्न का हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड ऑकलैंड के समय कंपनी ने जून 1838 में रणजीत सिंह व शाह शुजा से त्रिदलीय संधि की। इसके अनुसार रणजीत सिंह ने सिंध से झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली व शाह शुजा ने सिंध पर अपने अधिकार इस शर्त पर त्याग दिए कि उसे बकाया कर की राशि मिल जाए, तथा शाह शुजा को सैनिक सहायता से दोस्त मोहम्मद के स्थान पर काबुल के सिंहासन पर बिठा दिया गया। फरवरी 1839 में सिंध पर एक संधि थोप दी गई, जिसके अनुसार शिकारपुर व भक्कर में सिंध के अमीरों के खर्च पर सहायक सेना रखी जाएगी। कराची में सैनिक सामान के लिए जो है गोदाम बनाया जाएगा व आवश्यकता पड़ने पर कंपनी को सैनिक सहायता भी दी जाएगी। प्रथम अफगान युद्ध देखते हैं। तो 1839 से लेके 42 के समय सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों को काफ़ी सहायता दी, किंतु कंपनी ने उन पर अंग्रेजों के विरोध का आरोप लगाया। 1842 में आर्कलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बने, और एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट जो है नियुक्त किया। खैरपुर के अमीर रुस्तम व हैदराबाद के नसीर खां के विरुद्ध जो है कंपनी ने अनेक आरोप लगाकर एलनबरो ने एक नई संधि प्रस्ताव रखी। इसी समय खैरपुर में उत्तराधिकार विवाद का फायदा उठाकर चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर आग पड़कर मियानी के युद्ध के बाद जो है अगस्त 1843 में तक जो है समस्त सिंध को जीत लिया। सिंध का विलय 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एरनबरो के समय में हुआ था। सिंध विलय
यानी कि यहाँ पर प्रथम अफगान जो है युद्ध का ही भाग था। सिंधु नदी के व्यावसायिक उपयोगिता पूर्व में रूसी साम्राज्य का भय व अफगानिस्तान पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण करने की इच्छा के कारण ही सिंध को क्या किया गया था, विलय किया गया। तो सिंध को ऐसे ही नहीं विलय कर लिया गया, अंग्रेजों की सोची समझी यहाँ पर जो है एक चाल थी, क्योंकि यहाँ पर जो है रूस का भी भय था और अफगानिस्तान पर वो नियंत्रण करना चाहते थे। सिंधु नदी की व्यावसायिक उपयोगिता, ये सारे कारण जो है सिंध पर विजय करने के लिए उनको विवश कर देते हैं। सिंध को जीतने वाले चार्ल्स नेपियर ने कहा कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी व मानवीय उदाहरण होगा। नेपियर ने यह भी कहा कि सिंध का विलय कोई एकांकी घटना नहीं है, यह तो अफगान तूफान की पूछ थी। चार्ल्स नेपियर को सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया। अब यहाँ पे अफगानिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान प्रथम अफगान युद्ध 1839 से लेके 1842 ईस्वी तक। प्रथम अफगान युद्ध जो है रूस के मध्य एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम था। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद के रूस के प्रति बढ़ते झुकाव के कारण कंपनी ने अफगानिस्तान में शाह शुजा को कठपुतली शासक बनाने का फैसला किया तथा कंपनी ने रणजीत सिंह व शाह शुजा से 1838 की त्रिपक्षीय संधि की। यद्यपि 1838 के अंत तक रूसी खतरा समाप्त हो गया, किंतु कंपनी अपनी युद्ध तैयारियों में इतनी आगे बढ़ गई कि ऑकलैंड ने 1839 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 1840 में दोस्त मोहम्मद ने समर्पण कर दिया व शाह शुजा को अंग्रेज सेना ने काबुल का शासक बनाया। ऑकलैंड ने सेना वापस बुलाते ही अफगानों ने विद्रोह कर दिया व अलेक्जेंडर बर्न्स तथा जनरल एल्फिंस्टन सहित 6000 अंग्रेज सैनिकों को क्या कर दिया, मार दिया। ऑकलैंड के उत्तराधिकारी एलन बरो ने सभी अंग्रेज सैनिकों को वापस बुला लिया। अंग्रेज सेना के लौटते ही शाह शुजा की हत्या कर दी गई एवं दोस्त मोहम्मद पुनः गद्दी पर जो है बैठा दिया गया। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह असफल रहे और आंग्ल अफगान संबंधों में 1842 को लॉर्ड एलन बरो के काल में लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक के काल को कुशल आक्रमणता का काल कहा गया। कुशल आक्रमणता की नीति के प्रणेता जॉन लॉरेंस थे, क्योंकि इसके समय में इस नीति का रूपरेखा स्पष्ट रूप से जो है निश्चित हुई थी। कुशल आक्रमणता, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू लेख में किया था। कुशल आक्रमणता यानी शानदार निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का तात्पर्य हस्तक्षेप की नीति थी। यहाँ अफगानिस्तान के मामलों में 1842 ईस्वी से 1876 तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। जॉन लॉरेंस के समय 1863 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद शेर अली शासक बना, जिसे लॉरेंस ने मान्यता देकर शासक स्वीकार कर लिया। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से लेकर 80 ईस्वी तक है। यह लॉर्ड लिटिन के समय लड़ा गया था। लिटिन कुशल आक्रमणता के स्थान पर आक्रमण यानी अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी में विश्वास करता था और लिटिन का विचार था कि रूस एवं ब्रिटेन के मध्य जो है अफगानिस्तान दो लोहे के बर्तनों के मध्य में एक मिट्टी का छोटा सा पात्र है, अतएव इसे अवश्य ही अपने वश में कर लेना चाहिए। लिटिन ने 1878 में सर नेविल चैम्बरलेन को काबुल भेजा। लिटिन काबुल में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखना चाहता था, किंतु अफगान शासक शेर अली ने लिटिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यही युद्ध का मुख्य कारण था। नवंबर 1878 में लिटिन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। शेर अली रूस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने शेर अली के पुत्र याकूब खां
से गडमक नामक स्थान पर 26 मई 1879 को निम्न शर्तों पर गडमक की संधि की। और इसमें संधि की इस तरह से ये शर्तें थी: काबुल में स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाए। दूसरी है, अफगानिस्तान की विदेश नीति भारत सरकार चलाएगी। याकूब को 6 लाख रुपए वार्षिक जो है मिलना तय हुआ। गडमक की संधि से भारत को एक वैज्ञानिक एवं पर्याप्त सीमा प्राप्त हो। आगे देखते हैं, गडमक की संधि जो है एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान को पराजित करने पर लिटिन ने दम्भपूर्ण शब्दों में कहा कि जिस प्रकार हमने शेर अली को पीटा है, उससे अफगान लोग हमें और भी पसंद करेंगे एवं हमारा आदर करेंगे। आगे देखते हैं, लेकिन 3 सितंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केव नगरी भी अफगानों द्वारा मारा गया। याकूब खान ने गद्दी त्याग दी व अंग्रेजों के यहाँ यह कहते हुए शरण ली कि वो अफगानों पर शासन करने के बजाय अंग्रेजों के यहाँ घिसियारा बनना पसंद करेगा। लिटिन ने अफगानिस्तान के टुकड़े करने की योजना बनाई, किंतु अप्रैल में 1880 में उदारवादी ग्लैडस्टोन ने चुनाव जीता था, तो लिटिन ने त्यागपत्र दे दिया। लिटिन के उत्तराधिकारी कौन रहते हैं? रिपिन। अफगानिस्तान के विभाजन की योजना त्याग दिया और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया और शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान को अमीर के रूप में मान्यता दी। 30 मार्च 1885 को रूस ने अफगानिस्तान में स्थित पंजदेह पर कब्जा कर लिया और इससे पंजदेह संकट उत्पन्न हो गया। तो कभी पंजदेह पूछा जाए तो 1885 जो है इसमें ये हुआ था, अफगानिस्तान पर रूस ने आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर शांति स्थापित करने के लिए तथा अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारण करने के लिए अब लैंसडाउन ने सर मोर्टिमर ड्यूरेंट को 1893 में काबुल के अमीर के पास भेजा। 2 नवंबर 1893 को दोनों में समझौता हुआ और जिसके तहत जो है कबायली इलाके अफगानों व अंग्रेजों के बीच बांटे गए। सीमांत के सर्वेक्षण और भारत अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग गठन करने पर भी सहमति हुई। मोर्टिमर ड्यूरेंट की देखरेख में सीमा निर्धारण में जो है 2 वर्ष का समय लगा और ये जो नई सीमा थी वो ड्यूरेंट रेखा थी। तो जो जीएस वाला पेपर है जिसमें भी होता है तो उसमें ये ड्यूरेंट रेखा जो है नॉर्मली पूछा जाता है ये। तो 1907 में आंग्ल रूसी समझौता ने रूस ने अफगानिस्तान को इंग्लैंड के प्रभाव में मान लिया। अफगानिस्तान ने इस समझौते का विरोध किया। तृतीय अफगान युद्ध देखते हैं 1919 से लेकर 1921। 1919 में अमीर हबीबुल्ला की हत्या कर अमानुल्लाह नया अमीर बना जो कट्टर अफगान था। वह अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप विरोधी था। अमानुल्लाह ने अंग्रेजों से संघर्ष छोड़ दिया। प्रारंभिक असफलताओं के बाद ब्रिटिश सेना ने विद्रोही अफगानिस्तान को परास्त किया और यह युद्ध समाप्त हो गया। अमानुल्लाह ने गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ 1921 में रावलपिंडी संधि की। 1921 में इंग्लैंड व अफगानिस्तान के बीच संधि के तहत जो है अफगानिस्तान को विदेशी नीति के संचालन में पूरी छूट दे दी गई। 1922 में इंग्लैंड तथा काबुल के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए। आगे देखते हैं, अब नेपाल की बारी आ जाती है। नेपाल में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के समय गुरखों का प्रभुत्व था और जिसका आधिपत्य 1769 में गुरखा सरदार पृथ्वीनारायण ने कायम किया था। 1801 में वेलेजली ने नेपाल से एक संधि की जिसके अनुसार नेपाल ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को काठमांडू में रखने पर सहमति दे दी। और 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण किया व नेपाल को पराजित कर दिसंबर 1815 में नेपाल में सुगोली की संधि भी जो है एग्जाम में पूछी गई है। 1816 में हस्ताक्षर हुए। नेपाल के विरुद्ध विजय सेनापति अख्तर लोनी ने किया था और संगोला की संधि
से अंग्रेजों को नेपाल में गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र मिल गए और तराई का क्षेत्र मिल गया और सिक्किम पर नेपाल ने अपने दावेदार को छोड़ दिया। सुगोली की संधि ने नेपाल पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हुआ एवं अंग्रेजों को पहाड़ी बास स्थानों के लिए शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल जैसे स्थान मिले जहां वे भारतवर्ष की स्थानीय एवं केंद्रीय ग्रीष्म राजधानियां बना सके और गुरखों की सेवाएं अंग्रेजों को सेना में मिली। इसके बाद नेपाल में पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक लाभ न होते देख कंपनी ने नेपाल में रुचि लेना कम कर दिया। अब सिक्किम की देखते हैं। सिक्किम जो है, डलहौजी ने 1849 को 2 अंग्रेज यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार का बहाना बनाकर सिक्किम में सेना भेज दी। 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिक्किम से दार्जिलिंग का प्रदेश छीनकर भारत में मिला लिया। 1861 में सिक्किम को ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित किया गया और 1890 में चीन ने सिक्किम पर जो है ब्रिटिश सेना को मान्यता दी। तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत जो है चीन के अधीन एक राज्य था, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से तिब्बतियों ने धर्मगुरु दलाई लामा के अधीन तिब्बत एक स्वायत्तता प्राप्त राज्य, स्वतंत्र राज्य था। अंग्रेज तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध विकसित करना चाहते थे, साथ ही तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करके भारत की उत्तर सीमा सुरक्षित करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत पर रूसी प्रभाव बढ़ रहा था। दलाई लामा पर डोरजीफ नामक रूसी व्यक्ति का अत्यधिक प्रभाव था, अतः उसने तिब्बत में रूसी प्रभाव को रोकने, उत्तरी सीमा सुरक्षित करने एवं ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने के लिए यंग हसबैंड को भेजा था। 1903 में फ्रांसीसी कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बत से समझौता के लिए जो है लहसा पहुंचा था। तिब्बत के लोगों ने अहिंसात्मक विरोध किया व दलाई लामा लहसा छोड़कर चले गए। सितंबर 1904 में यंग हसबैंड ने अपने शर्तें मनवा ली एवं लहासा की संधि की, जिसके अनुसार तिब्बत को 1 लाख रुपए वार्षिक के हिसाब से 75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के देने थे। जमानत के रूप में सिक्किम व भूटान के बीच स्थित चुम्बी घाटी 75 वर्षों के लिए भारत सरकार को दे दी। व्यापार के लिए यातुंग, ग्यानसे व गरटाक में व्यापारिक हाट खोले जाएंगे। तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। बाद में क्षतिपूर्ति राशि घटकर 25 लाख रुपए कर दी गई व चुम्बी घाटी को 1908 में ही खाली कर दिया गया। तिब्बत के मामले में कर्जन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि तिब्बत पर रूस का प्रभाव कायम नहीं हो सका। 1907 में आंग्ल रूस संधि द्वारा तिब्बत को चीन के प्रभाव में मान लिया गया और 1914 में शिमला कन्वेंशन के समझौते द्वारा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक सीमा रेखा खींचना तय हुआ। अंग्रेज प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया। अब आती है बर्मा की बारी। अंग्रेजों एवं बर्मा राजधानी इनकी आवा रहती है कि मध्य संघर्ष का मुख्य कारण जो है साम्राज्य विस्तार एवं सीमा संबंधी विवाद था। अंग्रेज अपनी उत्तर पूर्वी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का विकास सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 तक। 1823 और 24 में बर्मा ने असम, मणिपुर पर अधिकार कर लिया व चटगांव पर आक्रमण की तैयारी कर दी, परंतु असम, मणिपुर व चटगांव पर अंग्रेजों ने अपना दावा किया। यहाँ शाहपुरी द्वीप पर बर्मा द्वारा अधिकार करना युद्ध का तत्कालीन कारण बना। तब अंग्रेजों ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया, जिससे गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्ड के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ। बर्मा ने पराजित होकर 24 फरवरी 1826 में कंपनी ने याडबू की संधि की। याडबू की संधि भी एग्जाम में पूछी गई है यूजीसी नेट में। संधि द्वारा अंग्रेजों को असम, अराकान और तनासरीन के तटीय प्रदेश मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। बर्मा ने हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए भी दिए।
मणिपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में भी मान्यता दी। बर्मा के राजा ने रंगून में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना भी स्वीकार किया तथा कलकत्ता में बर्मा का दूत रखना भी स्वीकार किया। क्रोफोर्ड ने प्रथम बर्मा युद्ध के बारे में कहा कि राजा से लेकर भिखारी तक युद्ध के लिए तैयार थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं 1852 से लेकर 53। 1852 से लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के समकक्ष की रक्षा का बहाना लेकर बर्मा पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने पीगू अथवा लोअर बर्मा का विलय कर लिया। बर्मा के राजा मिन को अपनी राजधानी मांडले हस्तांतरित करनी पड़ी। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध देखते हैं 1885 ईस्वी से लेके। अंग्रेजों ने बर्मा के राजा थिबू पर यह आरोप लगाया कि यह वियतनाम स्थित फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था तथा इसके बाद अंग्रेजों ने लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में बर्मा पर अधिकार कर संपूर्ण बर्मा का विलय कर लिया। बर्मा 1935 ईस्वी तक जो है भारत का हिस्सा रहा। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 4 जनवरी 1948 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ पर कुछ कोटेशन यानी कथन है महत्वपूर्ण, जैसे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ये स्वयं महात्मा गांधी ने कराची 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कहा था। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आगे है, कांग्रेस धीरे धीरे शने शने लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिमय मृत्यु में सहायक बनूं। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स नदी वर्षा करती है। जॉन सुलीवान का ये कथन था। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खरीद सकता हूँ पर समुद्र को सुखा नहीं सकता, ये टीपू सुल्तान का कथन था। मैं देश की बालू से भी बड़ा, कांग्रेस से बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह महात्मा गांधी का है। हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, एल्गिन द्वितीय का कहना है। ये पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र का कथन था। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, इन सब की चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।